तो यस पीपल हाउ यू ऑल, जिसका तुम्हें था इंतजार घड़ी, वो घड़ी आ गई है बच्चों। कैसे? तो इंस्टीट्यूट ने हाल ही में रिलीज कर दिए गए आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर जून 2026 के लिए। और जैसे आप लोगों को पता है कि 2 मॉडल टेस्ट पेपर आने वाले हैं इंटरमीडिएट के लिए, और लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मेरी है। तो मैं आपके सामने जो सबसे पहला मॉडल टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने लॉन्च कर दिया है, उसको पूरा का पूरा डिस्कस करने वाला हूँ अगले 15-20 मिनट के अंदर। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर तक मैंने आपको रेडी करके रख दिए। और वो जो आंसर शीट है सर, वो हमें कहाँ पे मिलेगी? उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, दैट इज एकत्वम फॉर सीएमए। और बेटा तुम लोगों को भी पता है, ये सबसे पहले अभी तक इंस्टीट्यूट ने अभी रिलीज किया है थोड़ी देर पहले। शांति से बैठकर एक एक क्वेश्चन के आंसर निकाल कर आप लोगों के सबसे पहले लेके आना, पहला काम हमने किया ऑल ओवर इंडिया लेवल पर एकत्वम फॉर सीएमए टीम ने। तो मेक श्योर गाइज, कमेंट तो बनता है आप लोगों का, ठीक है? मैं सारे के सारे क्वेश्चन, और आप लोगों को एक माइंडसेट रेडी हो जाएगा किस तरीके से हम लोग पेपर को सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से, ठीक है? चलो तो शुरू करते गाइज। अब मैंने तुम लोगों को एक बात बोली थी, इफ यू गाइज रिमेंबर, क्या? कि सर अगर आप 3 टॉपिक को भी बहुत अच्छे से कर लेते हो, आपकी जिंदगी सवर गई, आप लोग पूरा पेपर लिख सकते हो। सर कौन से टॉपिक? एक आ जाता है गाइज आपका बिजनेस इथिक्स, दूसरा आता है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और तीसरा आ जाता है गाइज आपका कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है? ये 3 टॉपिक अगर कर लोगे तो जो 70 मार्क का पेपर होता है राइटिंग वाला, इसके भरोसे आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो एंड मीन इट गाइज, है ना? आज मैं आपको ये प्रूव भी करके बता दूंगा, ठीक है? तो एबीसी एनालिसिस में एक कैटेगरी आपकी कहाँ पे आती है? यहाँ पर आ जाती है। शुरू करते हैं हम आज के पेपर के साथ में। तो मैंने आपके सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है, उसके एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाले हैं, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, लीगल रेफरेंस मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके अलावा इंस्टीट्यूट अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछती है, तो उस क्वेश्चन में आपको कितना आंसर इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करती है, जो आप लोगों ने लिखना चाहिए, सो दैट यू विल गेट अ बेटर मार्क। ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में फटाफट 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 क्या कर रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले गाइस हम लोग आ जाते हैं आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर के ऊपर। सब देखो, पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि कौन सा आर्टिकल है जो प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ 14 ईयर से कम वाले बच्चों को? तो बेटा यहाँ पर आपका आर्टिकल नंबर क्या आ जाएगा? आर्टिकल नंबर 24, ठीक है? सर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर 4 पिलर होते हैं, तो वो कौन सा है? अब हमें 3 पिलर तो पता है बेटा, लेजिस्लेचर होता है, जुडिशियल होता है, एग्जीक्यूटिव होता है ना, लॉ बनाने वाला, लॉ चलाने वाला, और डिस्प्यूट सॉल्व करने वाला। लेकिन चौथा पिलर कौन सा है? तो वो आता है आपका प्रेस। नेक्स्ट आता है राइट टू इंक्लूड लाइफ। अच्छा, राइट टू लाइफ जो होता है वो कहाँ पे आता है? वो आता है आपका आर्टिकल नंबर 21 के अंदर, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आर्टिकल नंबर 21 में क्या नहीं आता है? तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो होता है ना, ये आपका कहाँ पे नहीं आता है? फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, ठीक है? इसके अलावा व्हाट हैपन व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेथ, अगर ऑफरर जो है जिसने आपको ऑफर दिया है, अगर उसकी क्या हो जाती है? उसकी डेथ हो जाती है, और ये बात एक्सेप्टेंस के पहले किसको पता चल गई है? ऑफरी को पता चल गई, तो आपका ऑफर क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है। तो बिफोर एक्सेप्टेंस अगर ऑफर का डेथ हो जाता है, तो आपका ऑफर लॉस हो जाता है, लॉस हो जाता है इमीडिएटली। हाँ, एक लाइन यहाँ पे एडिशनल चाहिए थी, बिफोर इट कम इनटू द नॉलेज ऑफ, मतलब ऑफरी को पता चलने पे डिपेंड करता है। ऑफरी को पता चल गया होगा तो फिर आपका ऑफर लॉस हो जाता है इमीडिएटली, लैप्स ऑफ ऑफर। contingent contract can be revoked, अच्छा कंटिन्यूइंग गारंटी, सॉरी कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक इधर बाय श्योरिटी, श्योरिटी नोटिस देके भी रिवोक कर सकता है, या फिर डेथ ऑफ श्योरिटी से ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? आपकी जो कंटिन्यूइंग गारंटी होती है वो रिवोक हो जाती है फॉर ऑल फ्यूचर ट्रांजेक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 5 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या बोलता है? बेटा याद करना, हमने बोला था हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज फॉर्म। तो इन्होंने बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल राइटिंग में हो सकता है, बाय वर्ड से हो सकता है, बाय वर्ड ऑफ माउथ हो सकता है, बाय कंडक्ट से हो सकता है। बेटा इसकी शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, द ऑफर एंड ऑफर टू बाय और सेल एंड इट्स एक्सेप्टेंस, एंड दैट इज कंसिडरेशन। काय पे होना चाहिए? प्राइस में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन सा टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट? अब देखो यार, ब्लैंक इंडोर्समेंट, रिस्ट्रिक्टेड इंडोर्समेंट, कंडीशनल इंडोर्समेंट, ये सारे इंडोर्समेंट के टाइप है। सैचुरेटेड टाइप ये कोई है ही नहीं, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इफ द एसेट ऑफ द फर्म इनसफिशिएंट है टू डिस्चार्ज द डेप्ट एंड लाइबिलिटी, तो पार्टनर किस रेशो में बियर करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उसके बाद में अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2018, द रिकॉर्ड रिलेटेड टू नोटिस ऑफ सिचुएशन चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस, आपको परमानेंटली होल्ड रिकॉर्ड में मेंटेन करना पड़ता है।
स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और अकाउंटेंसी का, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी का जो फॉर्म एलएलपी फाइल करती है, किसको, आरओसी को, है ना, तो वो कौन से फॉर्म में जाता है बेटा, फॉर्म नंबर 8, वो कौन से फॉर्म में जाता है, फॉर्म नंबर 8 के अंदर। आगे कंप्लीशन ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 ईयर चाहिए अगर आपको कौन सा बेनिफिट लेना है, ग्रेच्युटी का बेनिफिट लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 5 साल की जो बात है ये नेसेसरी कब नहीं होती, इन केस बेटा डेथ और इन डिसेबलमेंट आ जाता है किसका, पार्टनर का। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कोरम, अगर आपके 5,000 से ज़्यादा मेंबर हो गए तो कोरम कितना होना चाहिए, इन दैट केस आपका 30 होना चाहिए। एज पर सेक्शन 63 आप बोनस शेयर कहाँ से इशू कर सकते हो, फ्री रिजर्व से कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकते हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से कर सकते हो, लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं कर सकते हो। तो यही पूछा है कि आप कहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट, कैन नॉट में क्या आ जाएगा आपका, रिवैल्यूएशन रिजर्व। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट की मैनेजरियल पर्सन, तो बेटा आपको पता है होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर ये की एमपी है, लेकिन आपका वुमेन डायरेक्टर इज नॉट अ केएमपी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आप लोगों का, विच टाइप ऑफ इथिक्स जो कंट्रोवर्शियल चीजों में आता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर आपको डाल दिया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी का ब्रेक फेल है, एक तो गाड़ी लेफ्ट लेंगे नहीं तो गाड़ी राइट ले सकते हैं। बेटा लेफ्ट में आपकी माता जी है और राइट में आपकी वाइफ है, यू आर इन द सिचुएशन जो वेरी डिफिकल्ट टू टैकल, समझ में आ रहा है। अब क्या करोगे, और सिचुएशन है अगर तुमने गाड़ी को लेफ्ट राइट नहीं लिया तो दोनों एक साथ में जा सकते हैं, आपको एक ही साइड में डिसाइड करना है, कितना मतलब कठिन है ना। एक काम करना है, एआई को इस केस में डाल के देना, एआई का आंसर क्या देता है पता है क्या, ही विल नॉट डू एनीथिंग, बट इससे दोनों की डेथ हो जाएगी। तो बेटर है एक, यू हैव टू डिसाइड, कौन डिसाइड करोगे। तो इतना खतरनाक सिचुएशन जब आता है ना, इसको बोलते हैं अप्लाइड इथिक्स, कि जितना तुमने इथिक्स का ज्ञान लिया ना, चलो अप्लाई करके बताओ अब, है ना। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब देखो ये कितना जल्दी हमारा सॉल्व हो गया है, मात्र 6 मिनट के अंदर हम लोगों ने 30 मार्क्स सिक्योर कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपको 7 क्वेश्चन है जिसमें से सॉल्व आपको कितने करने हैं, 5। अब दिमाग लगाना, मैं सिर्फ है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इथिक्स और साथ में कंपनी एक्ट 2013 के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना चाहता हूँ क्या मैं 70 मार्क के पेपर सॉल्व कर सकता हूँ। इसके बाद मैं तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ, लेकिन अपने को ये देखना है बेटा, सॉरी गाइस, चलो अब फोकस करते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन है सर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने 3 ही टॉपिक को पकड़ के देखना है कि 70 मार्क का पेपर हमें सॉल्व करते आता है कि नहीं आता है। चलो सबसे पहला, इसेंशियल ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड इन्फोर्समेंट विद एग्जाम्पल, आपको 3 पैराग्राफ में इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले इन्होंने पूछा या ना पूछा हो, आपको लिखना है व्हाट इज कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। फिर आपको लिखना है इसेंशियल ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, पॉइंट नंबर 2। और थर्ड आपको लिखना है बेटा इन्फोर्समेंट के जो रूल दिए हैं, पॉइंट नंबर 3। और लास्ट में आपको देना एग्जाम्पल। अब बच्चा क्या सोचता है, हर एक पॉइंट का एग्जाम्पल देते बैठूंगा, इतना समय तुम्हारे पास है ही नहीं कि तुम हर पॉइंट का एग्जाम्पल देते बैठो। अब हम लोग किस तरीके से इसको आंसर करेंगे, तो मैं आपको सजेस्टेड आंसर पे भी लेके चलता हूँ। सबसे पहले कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड करता है किसी और कॉन्ट्रैक्ट के होने या ना होने के ऊपर। तो हमने दे दिया डेफिनेशन। अब इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा यहाँ पे क्या है, फ्यूचर अनसर्टन इवेंट होता है, वो इवेंट क्या होता है, कोलेटरल होता है, उस पर डिपेंड करता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा। एंड नॉट डिपेंड अपॉन द प्रमोटर, मतलब मेरी इच्छा पर अगर है तो वो फिर क्या नहीं है, वो मतलब जो इवेंट होने वाला है वो अनसर्टन होना चाहिए, अगर मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है तो वो वैलिड नहीं है। इसके अलावा लास्ट में इवेंट पॉसिबल टू परफॉर्म भी होना चाहिए। अब इन्फोर्समेंट के रूल, सेक्शन नंबर 32, 33, 34, 35, 36, क्या कॉन्टीजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, अगर शिप इंडिया में आई तो मैं आपको क्या दूंगा, खर्रा सप्लाई करूंगा, खर्रा मतलब तंबाकू है ना। दूसरा नॉन हैपनिंग, अगर आपकी शिप नहीं आई तो मैं आपको गुड सप्लाई कर दूंगा। फिर वो हैपनिंग विद इन द टाइम, नॉन हैपनिंग विद इन द टाइम, कॉन्टीजेंट कंडक्ट अपॉन द लिविंग पर फ्यूचर, अगर तेरी शादी फलाने व्यक्ति के साथ में होगी तो मैं तेरे को लोन दूंगा। इसके अलावा सर टाइम बाउंड कॉन्टीजेंट, हैपनिंग विद इन द टाइम, नॉन हैपनिंग विद इन द टाइम पे डिपेंड, और इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो फिर तो वो कभी वैलिड होता ही नहीं है। और लास्ट में एक एग्जाम्पल दे दिया, सी वेरी सिंपल। लॉ राइटिंग, बच्चा बोलता है सर प्रैक्टिस लो प्रैक्टिस लो, जो लॉ तुमने पढ़ा है वही तुमको पुट ऑन करना पड़ेगा सामने, उसमें अलग से प्रैक्टिस क्या नहीं, कुछ भी नहीं होती है। बच्चा जब बोलता है लॉ राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं हुआ है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा कमांड अभी लैंग्वेज पे नहीं आया, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जिस दिन तुम्हारी लैंग्वेज लर्न होगी, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप वैसे भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, सर एग्जामिन द राइट ऑफ द पाउनी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, याद करो बेलर बेडली पाउनर पाउनी, है ना, वो पढ़ा था हमने।
अब पावनी मतलब ऐसा एक एग्जांपल लेके चलो कि मैंने कहीं से लोन लिया है, उसको गिरवी मैंने मेरी गोल्ड एज अ सिक्योरिटी बोल के रखा है। कल जाके अगर मैंने उसको पैसा नहीं दिया तो वो मेरे गोल्ड को सेल कर देगा, उसके पैसे को वसूल कर लेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो जब तक मैं उसको मेरा पैसा वापस नहीं देता, वो मेरे गोल्ड को अपने पास रखता है, उसको सेल कर सकता है। मैंने दूसरा लोन लिया तो वो दूसरा लोन जब तक वापस पे नहीं होता है तब तक भी मेरे गोल्ड को उसके पास रख सकता है। अगर मैंने जो गोल्ड उसको दिया है उसके ऊपर उसने कोई खर्चा पानी किया, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर, उसको पॉलिशिंग का, वो मेरे से रिकवर कर सकता है। मैंने जो चीज़ उसको दी है उसकी वजह से उसको कुछ लॉस हुआ क्योंकि मैंने चोरी करके लाके उसको लोन दिया था, उसके ऊपर केस फाइल किया, वो पैसा मेरे से वसूल कर सकता है। तो दिस आर द राइट ऑफ द पावनी जो आपको एग्जाम में लिखने होते हैं। देखो बड़ा सिंपल है। तो सबसे पहले पॉन मतलब प्लेज क्या होता है? इट्स अ बेलमेंट ऑफ द गुड्स एज अ सिक्योरिटी। आगे बढ़ते फिर क्या क्या राइट होते हैं बोले पाउनर के, जिसको मतलब क्या पे राइट ऑफ पाउनी, जिसको तुमने गुड्स दिया है ना एज अ सिक्योरिटी, उसका क्या अधिकार है? पहले तो राइट टू रिटेन, द पाउनी रिटेन कर सकता है प्लेज गुड जब तक उसका पेमेंट उसको नहीं मिलता, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस। राइट टू रिटेन फॉर सब्सिक्वेंट एडवांस, एक लोन लिया उसके अगेंस्ट में गुड्स प्लेज किया, फिर दूसरा लोन लिया, बेटा पहला लोन रिपेमेंट भी कर दिया होगा, सेकंड लोन अभी तक रिपेमेंट नहीं किया ना, तब तक वो उसका मेरा गुड्स उसी के पास रहेगा। आगे राइट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, अभी बताया मैंने जो उसको गुड दिया उसका पॉलिशिंग वॉलिशिंग का खर्चा वो मैं से लेगा। अगर राइट ऑफ पाउनर डिफॉल्ट, मैंने मेरे वो गुड्स में कुछ प्रॉब्लम था या चोरी वोरी का था, मैंने सामने वाले को बताया नहीं, उसके वजह से उसको जो लॉस हुआ मैं से रिकवर करेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टू ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द पाउनर अपॉन द डेट प्रॉमिसरी कोलेटरल सिक्योरिटी एंड सेल द प्लेज गुड्स आफ्टर गिविंग नोटिस। मेरे को नोटिस देके गुड्स को सेल भी कर सकता है। नोटिस देगा ना, अगर लॉस में सेल किया है तो मेरे से ऊपर का पैसा पैसा रिकवर करेगा, और प्रॉफिट में किया है तो ही कैन कीप। समझ में आ रहा है गाइस? तो इफ द प्रोसीड अमाउंट ड्यू पाउनर पे द बैलेंस, इफ द प्रोसीड इज ग्रेटर देन अमाउंट ड्यू तो पाउनी रिटर्न कर देगा, वो जो सरप्लस उसको मिला है वो रिटर्न। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया कि हमने देखो 7 क्वेश्चन सॉल्व करने थे ना, एक कर दिया मैंने। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा बेटा एलएलपी है और दूसरा निगोशिएबल है। मैं बहुत ईजी है, भयंकर ईजी है, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ। मैं सोच के चल रहा हूँ कि मैं 3 ही क्वेश्चन, 3 ही टॉपिक को भी पकड़ के चलता हूँ, तो क्या 5 क्वेश्चन मेरे सॉल्व होते कि नहीं होते? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये भी मैंने अभी के लिए छोड़ दिया, अभी के लिए छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द स्मॉल कंपनी। अब बच्चे के दिमाग में स्मॉल कंपनी का सर मैं अमेंडमेंट लिखूं क्या? स्मॉल कंपनी की अमेंडमेंट क्या आती है? 10 करोड़ और 100 करोड़ नहीं, आपके एग्जाम के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। आपको 4 करोड़ 40 करोड़ याद रखना है। तो एक्सप्लेन करो कंसेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट। कितना छोटा क्वेश्चन है लेकिन कितने मार्क के लिए है? 7 मार्क के लिए। तो क्या लिखेंगे सर? स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल शैल नॉट एक्सीड मोर देन 4 करोड़ एंड इट्स टर्नओवर एज पर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड मोर देन 40 करोड़। और उसके बाद में आप लिखोगे क्या? एक्सेप्शन, कि क्या क्या चीजें स्मॉल कंपनी में नहीं आती? पब्लिक कंपनी नहीं आती, होल्डिंग सब्सिडी कंपनी नहीं आती, सेक्शन 8 कंपनी नहीं आती, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी नहीं आती। अब जितना बच्चा इतना लिख कर आएगा ना तो आपको 7 मार्क बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। क्यों? अरे तुमको लगता है तुमको 4 मार्क का डेफिनेशन लिखने का 7 मार्क मिलेगा यार? 4 लाइन का डेफिनेशन नहीं, तुमको 3 मार्क मिलेंगे। 7 मार्क क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपको बोला है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी एज पर कंपनी एक्ट 2013। साथ में आपको प्रोविजन लिखने पड़ेंगे कि स्मॉल कंपनी को क्या बेनिफिट मिलते हैं। बच्चा नहीं लिखता इसलिए उसका मार्क चल जाता है एग्जाम में। देखो आ जाते हैं अपन लोग, देखते हैं। तो हमने सीधा आ गए हम लोग स्मॉल कंपनी के ऊपर। स्मॉल कंपनी मीन्स अदर देन पब्लिक कंपनी आया, पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 4 करोड़ एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग मोर देन 40 करोड़, है ना, एज पर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखो अमेंडमेंट जो है आपको एप्लीकेबल है ये वाली। नॉट एप्लीकेबल टू होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और स्पेशल एक्ट से गवर्न होने वाली कंपनी। बेनिफिट ऑफ स्मॉल कंपनी आपको अलग से लिखना पड़ेगा बेटा। एनुअल रिटर्न एक डायरेक्टर भी साइन करे या कंपनी सेक्रेटरी साइन करे तो भी चल जाएगा। मिनिमम 2 ही बोर्ड मीटिंग चाहिए इनको, साल में 4-4 बोर्ड मीटिंग रखने की जरूरत नहीं है हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में। कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगाने की जरूरत नहीं है। रोटेशनल डायरेक्टर वाला कंसेप्ट इनको एप्लीकेबल नहीं है। इंटरनल ऑडिट इनको अपॉइंट करना नहीं पड़ता है, सेक्शन नंबर 138 वाला। सेक्रेटरियल ऑडिट सेक्शन 204 इनको एप्लीकेबल नहीं होता है। फास्ट ट्रैक मर्जन इनका बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से हो जाता है। और बेटा लेसर पेनल्टी प्रोविजन है किसके ऊपर? इसके ऊपर, स्मॉल कंपनी के ऊपर। पेनल्टी अगर नॉन कंप्लायंस हुआ भी तो ज्यादा नहीं है। इफ यू डोंट राइट दिस ना तो आपको पूरे मार्क नहीं मिलेंगे। आर वी अंडरस्टैंडिंग इज? आपका माइंडसेट रेडी होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से आपको आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोस्ट्रेट द रोल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट कमिटी। बेटा किस सेक्शन में आती है? सेक्शन नंबर 177। अब ऑडिट कमिटी की कोई डेफिनेशन है क्या? ऑडिट कमिटी की बेटा डेफिनेशन नहीं होती, ध्यान देना। ऑडिट कमिटी का कंपोजिशन है, ऑडिट कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंक्शन है एंड पावर दिया हुआ है।
तो सबसे पहले ऑडिट कमेटी के अंदर कितने लोग होने चाहिए, कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए अदर दैन, और उसमें मेजोरिटी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और इसके अलावा ऑडिट कमेटी का रोल क्या है, अब जब ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो उसका रिकमेंडेशन देना, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अपॉइंटमेंट फिक्स करना, उसका रिम्यूनरेशन का टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स करना, उसके बाद में उसके ऑडिट प्रोसेस को देखना, उसका स्कोप ऑफ ऑडिट को डिफाइन करना, इसके अलावा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को अप्रूव करा के लेना, एसेट सेफगार्ड है या नहीं देखना, कंपनी में फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ है वो वाला चीज़ देखना। तो ऐसे काफ़ी सारे रोल दिए हुए किसके, ऑडिट कमेटी के, जो आपको एग्जाम में लिखने पड़ते। देखो कंपोजिशन, 3 डायरेक्टर मिनिमम चाहिए जिसमें से मेजोरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑडिटर रिकमेंडेशन दोगे आप, उसके बाद में ऑडिटर इंडिपेंडेंस आप चेक करोगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर के बोर्ड को सबमिट करने के पहले आप चेक करोगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को अप्रूव करना, मॉडिफाई करना, या ओमनीबस अप्रूवल नाम का कंसेप्ट होता है, ब्लैंकेट अप्रूवल बोलते हैं, 1 साल का अप्रूवल एक साथ में, है ना, रिलेटेड पार्टी विद ट्रांजेक्शन में एंटर हो रहे हो, हर बार ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लगता है। लेकिन बार बार ऑडिट कमेटी को बुला रहे हो अप्रूवल के लिए, सही बात नहीं है ना, तो कभी कभी वो ब्लैंकेट अप्रूवल देते हैं, इतना छोटा अमाउंट रहा तो हमारे पास आनी ही नहीं, ओमनीबस अप्रूवल। उसके बाद में स्क्रूटिनी करना लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी का, वैल्यूएशन करना एसेट बराबर है कि नहीं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल चेक करना, मॉनिटर करना फोन, विजिल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना, और डिस्कस करना ऑडिटर के साथ में कोई डिफॉल्ट है तो वो सारी बातें ऑडिट कमेटी, यू हैव टू राइट द आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो देखो 5 सॉल्व करने थे, 5 में से हम लोगों ने सॉल्व कर दिए 2, और 3 सॉल्व करने। क्या मैं और 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ क्या? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर पी अ डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड। मिस्टर पी जो है वो XYZ एक पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर है ना। उसके पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है साइबर सिक्योरिटी का, कि वो साइबर सिक्योरिटी में मतलब हैकर वैकर है, बहुत भारी का बंदा है। अब ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग CEO ने कंसर्न रेज किया कि हमारी कंपनी में साइबर थ्रेट बढ़ रहा है, हमारी कंपनी में साइबर अटैक हो सकते हैं। एट अ रिक्वेस्ट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, जो मिस्टर पी है, जिसको साइबर सिक्योरिटी का बहुत अच्छा नॉलेज है, एक्सपर्ट है, उसको बोला कि तू ये इशू को रिजॉल्व कर सक्सेसफुली, है ना, और कंपनी का ऑनलाइन सिस्टम तू अच्छे से रख। डन। देन ही सब्सिक्वेंटली सबमिटेड अ बिल ऑफ ₹10 लाख। अब जो मिस्टर पी था ना, उसने बोला कि मैंने आपके कंपनी की सिक्योरिटी को मैनेज किया, मेरे को 10 लाख रुपए लगेंगे। अब जो कंपनी का CEO है उसने लगेज इस बात को क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, क्या बोलकर कि भाई साहब इतना तो हम आपको दे ही नहीं सकते, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के अंदर 11% ही दे सकते हैं, और पर्टिकुलर डायरेक्टर को कितना दे सकते हैं, कंडीशन लगाए, इतना हम दे ही नहीं सकते, ये ओवरऑल लिमिट से ज़्यादा है। मिस्टर पी को आपने डायरेक्टर रखा है कंपनी का, उसी से आप कंपनी के साइबर सिक्योरिटी का भी देख रहे हो डिपार्टमेंट, और उसके बाद में जब उसने 10 लाख का बिल जमा किया तो बोलता है अरे डायरेक्टर रेम्यूनरेशन इतना ज़्यादा दे ही नहीं सकते। क्या क्वेश्चन, एनालाइज द गिवन सिचुएशन, एग्जामिन वेदर पी बिल कैन बी लीगली ऑनर। हाँ, पी का बिल लीगली ऑनर हो सकता है। रेफरेंस ऑफ लीगल प्रोविजन देखो, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन सेक्शन नंबर 197 के अंदर लिखा हुआ है कि ओवरऑल रेम्यूनरेशन 11 से ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? इससे ज़्यादा जाना है, यूनिट टू पास OR लिखा हुआ है लॉ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मिस्टर पी जो है वो कंपनी का डायरेक्टर है, प्लस क्या इसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, हाँ, और ये स्पेशल नेचर का सर्विस दे रहा है, प्रोफेशनल नेचर का, हाँ, तो इसका जो इसको पैसा मिल रहा है 10 लाख रुपए, वो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन में काउंट नहीं किया जाता है। बस यही चीज़ को आपको लॉ के लैंग्वेज में लिखना है। देखो, मिस्टर पी अ डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड होल्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन साइबर सिक्योरिटी। एट MD की रिक्वेस्ट उसने ऑनलाइन सिस्टम सर्विस के लिए मतलब सर्विस दिया और 10 लाख का बिल रेस किया। CEO ने रिफ्यूज कर दिया पेमेंट बोलकर, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक्सीड कर रहा है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। लीगल एनालिसिस, जनरल रूल क्या बोलता है, टोटल मैनेजर रेम्यूनरेशन शैल नॉट एक्सीड मोर देन 11%। हाउएवर सेक्शन नंबर 197 और शेड्यूल 5 क्लियर डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहा है। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के अंदर सैलरी आता है, कमीशन आता है, परक्विजिट आता है, और प्रोफेशनल फी एंड द स्पेशल सर्विसेज जो होता है ना, वो डिस्टिंक्ट है फ्रॉम डायरेक्टर ड्यूटीज। और इसलिए अंडर शेड्यूल 5 ये भी बोला है कि जो आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में पैसा पे कर रहे हो वो काउंट नहीं होता है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के अंदर। और लेकिन कंडीशन क्या है कि सामने वाला सर्विस प्रोफेशनल नेचर की होनी चाहिए, सामने वाले के पास क्या है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सर्विस ऑर्डिनरी ड्यूटी नहीं है, और बोर्ड अप्रूव करता है तो सामने वाले को पेमेंट करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन लगाए, मिस्टर पी होल्ड अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सर्विस जो है वो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे की गई थी और क्लियरली प्रोफेशनल नेचर की सर्विस थी, इसलिए CEO का कंटेंशन लीगली इनकरेक्ट है। पी ने जो 10 लाख का बिल ड्रॉ किया है, ये नॉट कवर अंडर दी डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, नॉट फॉल अंडर 11% सेलिंग लिमिट,
इसके अलावा द बिल शुड बी लीगली ऑनर होना चाहिए, और रिफ्यूजल बाय सीईओ इज नॉट सस्टेनेबल अंडर द कंपनी एक्ट 2013। अगला, तो अब यहां पर अगर आप एक बात देखो, तो हमने क्वेश्चन 6 दूसरा, डेमोन्स्ट्रेट द राइट ऑफ द शेयर होल्डर अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट के अंदर शेयर होल्डर के क्या राइट है? शेयर सर्टिफिकेट में उनको मिलना चाहिए, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, मीटिंग में वोट कर सकते हैं, अपने बिहाफ में वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं, राइट टू रिसीव डिविडेंड उनके पास होता है, अगर डिविडेंड दिया है तो उनको भी मिलना चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हो पेसिफिक को दे रहे नहीं दे रहे बाकी को, है ना। राइट टू रिसीव एनुअल रिपोर्ट, राइट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर होना चाहिए, प्रीएम्पशन राइट, जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करेंगे, राइट अपना शेयर वो ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में वो एनसीएलटी के पास जा सकते हैं, राइट टू अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, या फिर राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल। समझ में आ रहा है? ये सारे अधिकार किसके पास है? एक शेयर होल्डर के पास है। अब तुम अगर देखो, अपने को 5 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट और इथिक्स के भरोसे आपको बता रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन तो सॉल्व इधर से ही कर सकते हो। तो अपना क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करने आपको, चलो आ जाओ। अब देखो, पब्लिक लाइफ नॉट नेलोन ने फर्स्ट टाइम 1995 में बताया। इसका हिस्ट्री यार, 1995 में क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह थे, ठीक है, वो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा करप्शन किया। करप्शन करने की वजह से लोगों का उनके ऊपर से विश्वास हटते गया, और वो विश्वास कम होने की वजह से क्या हो गया बाद में पंगा, कि लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया पब्लिक ऑफिस पे से, गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर से। तो उसके लिए 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, है ना, निकाले गए थे। तो उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? फालतू वाली बात है। सबसे पहला सेल्फलेसनेस, काम ऐसा करो सेल्फलेसनेस से, मतलब खुद का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी, बेटा यहाँ पर क्या बोला हुआ है, द होल्डर ऑफ ऑफिस नॉट, मतलब किसी और से दबाव में आके काम मत करो। मतलब अडानी के साथ में उसके बाद में रिलायंस वालों के, अंबानी के साथ में अच्छे रिलेशन है तो उनका सुन के तुम काम करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, जब भी काम कर रहे हो, है ना, तो कैसा करना चाहिए, मेकिंग अपॉइंटमेंट, अवॉर्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, रिकमेंडिंग, वो मेरिट बेसिस पे होना चाहिए, है ना, मतलब साम जो डिजर्व करता है उसी को तुमने क्या देना चाहिए, जॉब वगैरह देना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, कल जाके अग्नि ने उड़ान नहीं ली थी। अग्नि क्या है? द फायर ऑफ विंग। अगर आप बुक पढ़ोगे एपीजे अब्दुल कलाम सर की, तो उसके अंदर उनके ऊपर था, एरोस्पेस सेक्टर में वो थे, एक मिसाइल उड़ानी थी, नहीं उड़ पाई, तो ही वॉज द वन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि मेरे वजह से नहीं हुआ, उन्होंने इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, अगर कोई डिसीजन लिया है तो आपको वो पब्लिक को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऑपरेशन सिंदूर या उरी अटैक जैसी चीज़ें होती है ना, उस समय में आपको कम्युनिकेट नहीं करना है, पहले वो अटैक कर लेना है, बाद में बताना है। नहीं तो इनको पहले बता दोगे पब्लिक को, तो फिर वो उधर के लोग ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे। ऑनेस्टी से काम करो और लीडरशिप मेंटेन करो, ये 7 प्रिंसिपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर आ गया, समराइज द स्टैंडर्ड ऑफ इथिकल कंडक्ट जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बताया हुआ है। क्या इथिकल कंडक्ट होते हैं आप लोगों के? वही इंटीग्रिटी होना, ऑब्जेक्टिविटी होना आपके अंदर, प्रोफेशनल कंप्लायंस, ड्यू केयर करना है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लाइंट की डिटेल इधर उधर मत भेजो, प्रोफेशनल बिहेवियर रखो, ऐसा फालतूपना मत करो लोगों के बीच में, इंडिपेंडेंस रहो, है ना। और ये सब नहीं करोगे तो इंस्टीट्यूट आपके आगे इसमें मिसकंडक्ट का केस भी चला सकती है आगे। तो आप देखो, अपन ने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, एक ही क्वेश्चन और सॉल्व करना है, पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है, आ जाओ। अब डेमोस्ट्रेट द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर अंडर द कंपनी एक्ट सेक्शन नंबर 143 के अंदर ऑडिटर के क्या क्या ड्यूटी है, आ जाओ वो भी देख लेते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर का वो एक्सेस कर सकता है, अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए और एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते वक्त तो वो भी मांग सकता है। इसके अलावा सर फिर ऑडिट रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर देना उसकी जिम्मेदारी है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम कंपनी का कैसा है उसके ऊपर उसको कमेंट करना पड़ेगा। फिर डायरेक्टर वेदर डिस्क्वालीफाइड और नहीं इसके बारे में बताना पड़ेगा। फ्रॉड एंड रिपोर्ट 1 करोड़ के नीचे का या 1 करोड़ से ज़्यादा है उसके ऊपर उसका अलग ड्यूटी है। इंक्वायरी करता है वो स्पेसिफिक मैटर्स के, कि भाई साहब तुम्हारे पर्सनल एक्सपेंडिचर तुमने कंपनी के बिजनेस एक्सपेंडिचर तो नहीं बता दिए, तुमने अननेसेसरी एंट्री तो पास नहीं कर दी है, ऐसा तो नहीं हुआ है तुमने कोई एसेट परचेस की 10 करोड़ में लेकिन उसको सेल की है 2 करोड़ में, मतलब परचेस से ज़्यादा आपने लोअर कॉस्ट में सेल कर दिया एसेट, मतलब आई मीन टू से शेयर सिक्योरिटी वगैरह, इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो बात अलग है। इसके अलावा सर साइनिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, दीज आर द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, है ना, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अब इसके अलावा सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन आया, क्या हुआ है देखो, यहां से मैं यही से समझाते तो पूरा केस समझो। राहुल जो है वो उमेश को 5 रुपए में पेन सप्लाई करने वाला है, कितने? 2000 पेन। लेकिन इसके लिए राहुल जो है वो मुकेश से लेने वाला है पेन, कितने रुपए में?
4.5 रुपये में। और राहुल ने ये बात आगे मुकेश को पहले से बता दी थी कि जो पेन मैं तेरे से ले रहा हूँ आगे 5 रुपये में किसको बेचूंगा, उमेश को। समझा? मुकेश राहुल को 4.5 में देगा, राहुल आगे उमेश को 5 रुपये में देगा, 50 पैसा खुद का प्रॉफिट कमाएगा। ये बात उसने बता के पहले सर की कि तूने नहीं दिया तो मेरा लॉस आगे होगा। ठीक है। लास्ट डे मुकेश ने मना कर दिया। राहुल गया मार्केट में और मार्केट में से यही पेन राहुल को पड़ा कितने रुपए में, 5.25। ठीक है। क्वेश्चन ये आता है, अब बताओ जो राहुल है वो मुकेश से कितना डैमेजेस ले सकता है। अब डैमेजेस दो होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है स्पेशल। स्पेशल डैमेजेस आप तभी ले सकते हो जब सामने वाले को उसके बारे में पता है। जैसे यहाँ पे मुकेश को पहले से बता के रखा था कि तेरा पेन तू मेरे को देगा, आगे मैं उमेश को सेल करने वाला हूँ। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस कितना है, 4.5 रुपये की चीज तुमने 5.25 में ली है तो 0.75 पैसा मल्टीप्लाई बाय 2000 पेन, तो कितना हो जाएगा वो 1500 रुपये। ये हो गया ऑर्डिनरी डैमेजेस। अब स्पेशल डैमेजेस क्या है, 4.5 रुपये की चीज तुम 5 में बिक रहे हो, मतलब 50 पैसे कमाने वाले थे, तो 50 पैसा मल्टीप्लाई बाय 2000, 1000। समझ में आ रहा है? तो टोटल डैमेजेस आप लोगे 4500। और उन्होंने बोला कि अगर मानो राहुल ने ये बात मुकेश को बताई नहीं होती तो फिर तुम सिर्फ 1500 रुपये क्लेम कर सकते थे, तुम 2500 रुपये क्लेम नहीं कर सकते थे। ये बात भी बताना पड़ेगा कि अगर मुकेश को पता था उमेश के बारे में तो 2500 रुपये, अगर मुकेश को नहीं पता था तो मात्र 1500 रुपये। कितना सिंपल है क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा है? अब तुम देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ ये 3 टॉपिक तुमने बहुत अच्छे से किए और तुम्हारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, मतलब तुम्हारा पेपर सॉल्व हो गया। बच्चा टेंशन लेता है सर मैंने सब कुछ करना, बेटा 3 टॉपिक कर रहे हो, बेहतरीन तरीके से कर रहे हो, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। देखो खत्म हो गया पेपर, खत्म। एक 5 सॉल्व करने बोला, मैंने 8वां सॉल्व कर दिया, मैंने 7वां सॉल्व कर दिया, 2 हो गया। मैंने 6ठा 5वां सॉल्व कर दिया और साथ में मैंने सेकंड सॉल्व कर दिया, हो गया। तो 2 क्वेश्चन पेंडिंग है। सर कर क्या हो गया, अरे कर लो, चलो वो भी दिखा देता तुमको। सबसे पहले क्वेश्चन आया, डिस्कस प्रोविजन रिलेटिंग टू एनुअल रिटर्न अंडर द एलएलपी एक्ट। फिर इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट पेनल्टी। अब देखो एनुअल रिटर्न जो होता है ना वो फॉर्म 11 में जाता है, कितने दिन में, 31 मार्च से 60 डेज के अंदर। ठीक है। वो आपको फाइल करना पड़ता है आरओसी के, मतलब ये मई महीना जो है ना अपना, तो मई महीने के अंत तक 30 में, अभी मई चल रही है मई 2026, 30 में तक आपको फाइल करना है। नहीं फाइल किया तो डिपेंड करता है स्मॉल एलएलपी बड़ी एलएलपी, उसके बेसिस पे आपको पेनल्टी मिलती है। सर ये फॉर्म 11 कौन चेक कर सकता है, आरओसी को सबमिट किया, आरओसी के पास है, हाँ कोई भी व्यक्ति 100 रुपये का इंस्पेक्शन फी पे कर दे, आरओसी से उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके चेक कर सकता है। खत्म हो गया। तो ये देखो लिखा हुआ यही बात। देखो एवरी एलएलपी आपको फॉर्म 11 फाइल करना पड़ेगा, कितने 60 डेज के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, दैट इज 30 में, विद आरओसी। एनुअल रिटर्न क्या होता है, इसमें बेसिक डिटेल, नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस ऑफ कंपनी, रजिस्टर ऑफिस, ये सब कुछ होता है। टर्नओवर अगर 5 करोड़ या तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन 50 लाख से ज़्यादा होगा तो इन दैट केस आपको प्रैक्टिसिंग सीएस का भी क्या लगेगा, साइन। इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट कोई भी कर सकता है आरओसी को फी पे करने के बाद में, प्रिस्क्राइब फी पे करने के बाद में। रजिस्ट्रार में रिफ्यूज टू इंस्पेक्ट ओनली अगर सर्कमस्टांसेस उनको बोलते हैं तो। उसके बाद में पेनल्टी, फॉल्स स्टेटमेंट अगर दिया होगा तो पनिशमेंट है कितनी, 2 साल, और फाइन है अप टू कम से कम 1 लाख, जो एक्सटेंड हो सकती है 5 लाख तक। और एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर को क्या बोला है साथ में, हु साइन द डॉक्यूमेंट शैल बी लाइबल, कौन लाइबल रहेगा वो बताया। हो गया। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कौन सी पार्टीज है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। अब बच्चा एक साथ में लिखना शुरू करता है, गलत है। पहले लिखो प्रॉमिसरी नोट्स में पार्टी होती है मेकर, पेई और होल्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टी होती है ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। फिर जो ड्रॉई है उसने एक्सेप्ट किया तो वो बन जाता है एक्सेप्टर, पेई। फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स, इंडोर्सर, इंडोर्सी और एक्सेप्टर फॉर ऑनर। और वहीं पे आता है तुम्हारा चेक, चेक में तुम लिखो ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेइंग, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब एनालाइज द प्रोविजन रिलेटेड टू कंप्लायंस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द रिटर्न। सो ये हो गया हो गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये हो गया मेरा। हाँ, कोड ऑन वेजेस, प्रोविजन ऑफ रिकॉर्ड रिटर्न्स एंड नोटिस अंडर सेक्शन 50 और एग्जामिन द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी विद रेफरेंस टू एग्जम्पशन टू द एम्प्लॉयर इन द लाइबिलिटी ऑफ सर्टन केसेस। ठीक है। देखो कोड ऑन वेजेस सेक्शन नंबर 50 बात करता है रिकॉर्ड रिटर्न एंड नोटिस।
कि मेंटेनेंस आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या, और रजिस्टर कि हमारा एम्प्लॉय कितने, उनको हम लोग सैलरी कितना दे रहे हैं, उसका पर आवर रेट क्या है, फालतू वाली बात है। फिर ये हम लोग कहाँ पे इसके बेसिस लिखेंगे, डिस्प्ले करेंगे नोटिस पे फिर हम लोग उनको पेमेंट देंगे तो वेजेस स्लिप भी देंगे, और इसका हम लोग समय समय पे रिटर्न फाइल करेंगे। ये रिटर्न हमको रिकॉर्ड करके रखना है कितने साल तक, 3 साल लास्ट एंट्री से। और इसका इंस्पेक्शन कौन ले सकता है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इसका इंस्पेक्शन ले सकता है, और पेनल्टी अगर नहीं किया तो। फालतू वाली बात है। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी वैसे तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन कब पे नहीं करोगे, पार्शियल फॉरफीचर, अगर सामने वाले ने मेरे प्रॉपर्टी का लॉस किया है तो टू दैट एक्सटेंट मैं उसका पैसा कम करके उसको क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा। और टोटल फॉरफीचर कब, अगर वो जाते जाते कांड करके गया है, राइट क्या है, राइटस डिसऑर्डरली कंडक्ट, मतलब झगड़े फसाद लगा के गया हुआ है, एनी एक्ट कंस्टिट्यूट ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, ऐसा काम जो बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी है, ऐसा करके गया, तो उसका मैं क्या करूँगा, पैसा जब्त कर लूँगा। तो ये कंक्लूजन है क्या, पार्शियल फॉरफीचर कब होता है, टोटल फॉरफीचर कब होता है, ऑफेंस मस्ट बी ऑक्यूर्ड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर मस्ट फॉलो द ड्यू प्रोसेस, ये पैसा कट करने के पहले उसको नोटिस दो, अपॉर्चुनिटी ऑफ इंक्वायरी कर दो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दो, और नो फॉरफीचर इन केस ऑफ डेथ, डिसेबलमेंट, सुपर एनिवेशन एंड वॉलेंटरी रिटायरमेंट। दैट्स इट। पूरा का पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया गाइस, मात्र आधे घंटे के अंदर। अब तुम्हारे तरफ से क्या बनता है, एक दिस इज एंड ऑफ आंसर की, तुम्हारे तरफ से बनता है एक मस्त सा, है ना। चलो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो आई विल अपलोड वन वीडियो जहाँ पे मैं आपको है ना कुछ क्वेश्चन के आंसर लिख के बताऊंगा कि आंसर लिखते कैसे, क्योंकि मैंने फाइनल वालों को बताया था, बट वो जो टॉपिक है ना वो कॉमन है आप लोगों के लिए और फाइनल वालों के लिए। तो वो वाला वीडियो जरूर देखना, आपके आंसर राइटिंग में आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझ में आएगी। ओके गाइज।